शेयरिंग क्लास 10। ये वाला चैप्टर क्या है, पूरी सिविक्स बुक का बेस है। इसमें 2 स्टोरियां हैं और दोनों स्टोरियां पूरे के पूरे बुक में और लास्ट तक हर चैप्टर में स्टोरी दोनों स्टोरी का रेफरेंस आना ही आना है। तो पहले ये 2 स्टोरियां अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए, इसे समझ डीप समझना आप लोगों ने। लेट्स स्टार्ट नाउ। और साथ में क्वेश्चन भी मार्क करने हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग हो गया शुरू, अब आ गया जी हाँ जी, 2 स्टोरियां हैं। पहली स्टोरी आ गई बेल्जियम की, ठीक है, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। पहले क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन ध्यान से लिखो, डिस्क्राइब पॉपुलेशन, एथनिक कंपोजिशन एंड लोकेशन ऑफ श्रीलंका। 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। पहले लोकेशन, पॉपुलेशन और एथनिक कंपोजिशन। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ये 3 क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले देख लो, पहले हम करने लगे हैं लोकेशन। बेल्जियम आपसे पूछेगा बेल्जियम की लोकेशन क्या है, तो आपने बताना कि बेल्जियम स्मॉल कंट्री है। कहां पे है? यूरोप में। और इसका जो एरिया है, एरिया स्मॉलर देन द हरियाणा। और इसके बॉर्डर कितने, कहां पे बॉर्डर लगते हैं? 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगते हैं, 4 कंट्रियां इसके साथ बॉर्डर लगती है। कौन सी लगेगी? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इस 4 कंट्रियों का बॉर्डर इसके साथ लगता है। अच्छा, पेपर कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में एमसीक्यू में आ जाएगा आपको। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि इन चारों में से, जैसे लिख देंगे फर्स्ट फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, और साथ चौथा जो लिखो ऑप्शन देंगे वो लग्जमबर्ग की जगह पे ऐड कर देंगे इटली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद द बेल्जियम। तो इन चारों में से किसका बॉर्डर जो कॉमन नहीं है? तो हमने क्या करना कि जो हमें इटली का बॉर्डर नहीं है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। मैं साथ साथ में आप लोगों को हर लाइन के ऊपर जो बोर्ड में से किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं वो साथ में बताया जाएगा। तो आपने बुक में साथ में मार्क कर लीजिए ना प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? ओवर 1 करोड़। जो हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा से हाफ है, तो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी होगी? 2 करोड़। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी। अब अगला पार्ट आता है एथनिक कंपोजिशन। वर्ड एथनिक ग्लॉसरी में दिया हुआ है। एथनिक वर्ड क्या होता है? एथनिक मतलब कि जब जैसे कुछ लोग हैं तो उनका सेम कल्चर है, सेम ट्रेडिशंस है, सेम खाना पीना है, तो जो फीलिंग ऑफ वननेस है, कॉमननेस है, उसको हम कहते हैं एथनिक। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के एथनिसिटी के लोग रहते हैं। आगे फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर पेपर में आता है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो उसमें आपने कहना है कि जो एथनिक कंपोजिशन है बड़ी कम्प्लेक्स है, मतलब बड़ी मुश्किल से है। किस तरह से? कि यहाँ पे जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें जो 59% लोग हैं वो किस एरिया में रहते हैं? फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। द फर्स्ट तरह के लोग आगे डच स्पीकिंग, वो कितने आगे? 59% लोग आगे, ठीक है जी। दूसरी तरह के लोग कौन से आगे? वो आगे जी 40% लोग हैं, और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं फ्रेंच। कौन से एरिया में रहते हैं? वलोनिया रीजन में रहता है। और तो पेपर में आप लोग को अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन 4 तरह के ऑप्शन दे देंगे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है। ऑप्शन आएगा 30%, 40%, 50%, 60%। तो उसमें से हम टिक लगा देंगे कि जो फ्रेंच है वो कितने? 40% है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। फिर आगे जो रिमेनिंग है वो 1% लोग हैं, वो कौन से है? जर्मन है। बस पूरे, अब देखो 49, 59, 40 और 1%। तो जर्मन स्पीकिंग का जो है बस एक ही क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जर्मन स्पीकिंग लोग कितने हैं? वो 1% है, ठीक। अब आ जाओ, अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो पॉपुलेशन, हमने क्या कुछ किया है? पॉपुलेशन, लोकेशन एंड एथनिक कंपोजिशन, वो हमने कर लिया है। अब आ जाओ आगे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन पे हमने, आप यहाँ लिख दो व्हाट, दिस काट के लिखो व्हाट। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? अच्छा जी, जो आंसर था वो यहाँ तक मार्क हो गया। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ तक आंसर पूरा हमने मार्क कर लिया। अब सेकंड आ गया, क्वेश्चन हमारा बन गया कि व्हाट लेड टू, जो ऊपर दिया हुआ करके, कि यहाँ पे आ गया टेंशन जो हुई है
What led to tension between Dutch speaking and French speaking people? कब हुई है टेंशन? 50s एंड 60s में। अगर हमको ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लोगों में टेंशन हुई है, कब टेंशन हुई है और क्यों टेंशन हुई है, तो फिर वो शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने बस ये बताना है इसका आंसर कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो मिनॉरिटी में थे, कम थे 40%, ठीक है, लेकिन वो रिच थे और पावरफुल थे। और जो डच लोग हैं वो ज्यादा है मेजॉरिटी में, और वो उनको जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, एजुकेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है, उनको बेनिफिट मिला नहीं करके, वो मिला तो है लेकिन बाद में। इससे फिर क्या हो गया, इससे टेंशन होगी दोनों के बीच में, और इससे ये टेंशन ज्यादा सीरियस थी, एक्यूट में नहीं, ज्यादा सीरियस थी। कहाँ पे सीरियस थी? ब्रुसेल्स में। अच्छा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम कैपिटल कौन सी पहले? ब्रुसेल्स। ये हमने लर्न करना है। तो जो झगड़े थे वो ज्यादा कहाँ पे थे? वो ब्रुसेल्स में ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोग हैं वो पूरी कंट्री में ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे क्या, वो मिनॉरिटी में है। मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, मिनॉरिटी मतलब कम, तो यहाँ पे कम थे। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हमने किया है, अभी 2 क्वेश्चन कर लिए। सेम अगला आ गया थर्ड क्वेश्चन। अब जो सेकंड कंट्री है उसकी स्टोरी वो शुरू होती है। क्वेश्चन आपका सेम ही है। यहाँ पे हमने लिखा था ना, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड एथनिक कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, सेम ऐसे लिखना है, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे लिखा था बेल्जियम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रीलंका। ठीक है। अब श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन देखनी है कि यहाँ पे कितना तरह के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका में 2 तरह के लोग रहते हैं। बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में 3 तरह के लोग थे, श्रीलंका में 2 तरह के लोग हैं। कौन से 2 तरह के लोग हैं? अच्छा जी, पहले श्रीलंका की हम लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन क्या है इसकी। अच्छा जी, लोकेशन आ गया, आइलैंड कंट्री है जिसके चारों तरफ पानी है, और कहाँ पे है? कहाँ? साउथ ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु के साउथ में है ये वाला। ठीक है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ पॉपुलेशन है। अगेन 2 करोड़ पॉपुलेशन। ये सारे के लिए बोर्ड में 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहे हैं। एमसीक्यू में आपको साथ में सर्कल करके दे जा रहा हूँ। तो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो मतलब एमसीक्यू है, और उसको आपने कोई भी हाईलाइटर लेके उसको हाईलाइट कर लेना है कि आपको ढूंढना पड़ेगा एमसीक्यू कौन से वाले। ठीक है। 2 करोड़ पॉपुलेशन है। अब आ गया कि इसकी जो एथनिक कंपोजिशन क्या है कि कितने तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। वो कह रहा है कि दो ग्रुप है, एक सिनाला स्पीकिंग है और एक तमिल स्पीकिंग है। जो सिनाला स्पीकर्स है वो 74% है, जो तमिल स्पीकिंग है वो 18% है। अब तमिल में भी 2 तरह के तमिल है। एक तमिल के 2 सब ग्रुप है। एक वहाँ के नेटिव तमिल है जो वहाँ पे ओरिजिनली वहाँ पे रहने करके, ठीक है। तो तमिल नेटिव्स, उनको हम कहते हैं श्रीलंका तमिल्स। जो ओरिजिनल तमिल है वहाँ के, जो बहुत पुराने समय से वहाँ पे रहे, 13-14 सेंचुरी से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आगे नेटिव तमिल्स। अब क्या है, इसके अलावा जो एक तमिल और तरह के भी हैं उनको हम बोल देते हैं इंडियन तमिल्स। अच्छा जी, अब इंडियन तमिल्स कौन से वाले आगे? इंडियन तमिल्स वो वाले आगे कि वो 13% है। सॉरी, श्रीलंका तमिल 13% आगे। जो इंडियन तमिल कौन से वाले पेपर में आता है, पेपर में ना आपको पूछेंगे कि वो इंडियन तमिल्स, तो आपने कहना है कि वो लोग 5% बन गए, रेस्ट मतलब 5%, 18% टोटल है, तो 18 माइनस 13 5%। 5% जो तमिल्स हैं वो इंडियन तमिल्स हैं, वो कौन है? जिनके 4 फादर्स, जो बड़े बुजुर्ग है जिनके, वो प्लांटेशन वर्कर्स, मतलब टी गार्डन, श्रीलंका में ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन लगाए थे। ठीक है। तो टी गार्डन्स में काम करने के लिए तमिलनाडु से श्रीलंका में चले गए। तो वो जो लोग हैं वो कौन से आगे? इंडियन तमिल्स। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। अगर आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हु आर इंडियन तमिल्स, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, फिर आप लोगों ने ये वाला मार्क करना है। इंडियन तमिल्स यहाँ तक आप लोगों ने मार्क करना है। ये पार्ट आ गया, ये इंडियन तमिल सुन लो।
यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है इंडियन तामीज़। अच्छा, अब आ जाओ कि इसमें रिलीजन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे रिलीजन कैसा है और ये कहाँ कहाँ पे है। जो श्रीलंकन तामिल्स है वो कहाँ पे है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन, कहाँ पे रहते हैं, इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और जो सिनाला स्पीकिंग है उनका, अब रिलीजन देख रहे हैं उनका रिलीजन, जो सिनाला स्पीकिंग है उनका मेन रिलीजन है बुद्धिज्म, और जो बाकी है तामिल्स, सिनाला का रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। जो तामिल्स है वो मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स है, 7% क्रिश्चियंस भी हैं, और उसमें क्रिश्चियंस में क्या है, आधे सिनालाज भी है और तामिल में है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, लोकेशन, पॉपुलेशन एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक रीडिंग के लिए है, जनरली आता नहीं पेपर में, कुछ मैं बता देता हूँ इसमें है क्या। वो ये कह रहा है कि अगर बेल्जियम में डच जो ज्यादा थे, ठीक है, और श्रीलंका में जो सिनाला है, वो सोचते कि हम लोग तो ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो हम उसका फायदा उठाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकला था, अगर वो अपनी मर्जी चलाते, जो ज्यादा लोग थे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े होने थे। फिर क्या, इससे फिर क्या रहा था, दिस वुड लेड टू मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश का पार्टीशन भी हो सकता था। तो ये है क्वेश्चन, एक रीडिंग के लिए है। अभी आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजॉरिटेरियन मेजर्स। इस चैप्टर में आप लोगों के 4 ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, ये देखो, ये यहाँ पे लिखा गया मेजॉरिटेरियन, और पीछे हमने किया था एथनिक, आगे 2 और भी है, सिविल वॉर है, एक और है। तो 4 ग्लॉसरी वर्ड्स आपने लर्न करने हैं। पेपर में टीचर क्लास 4 में जब आता है एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं, डिफाइन मेजॉरिटिज्म, डिफाइन एथनिक, व्हाट इज सिविल वॉर, ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। मेजॉरिटिज्म क्या होता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी में ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, और वो जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपनी मर्जी चलाते हैं। उसमें आ गया मेजॉरिटिज्म, ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री whatever it wants, whatever way it wants, but disregarding the wishes and needs of the minority. मिनॉरिटी की विशेष का ध्यान रखे बिना, जो कम गिनती के लोग हैं उनका ध्यान रखे बिना ही जो ज्यादा गिनती वाले लोग हैं, मेजॉरिटी वाले, वो अपनी मर्जी करते हैं, उसको बोलते हैं मेजॉरिटिज्म। अब हमने देखना है कि जो श्रीलंका के लोग हैं, उन लोगों ने, श्रीलंका में मेजॉरिटी में कौन है, श्रीलंका में ज्यादा लोग थे सिनालास, 74%। अब हमें ये देखना है कि सिनालास ने तामिल जो कम है उनके ऊपर अपनी मर्जी कैसे चलाई, मेजॉरिटेरियन मेजर्स कैसे चलाई। पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द, लिख लो बुक के ऊपर, डिस्क्राइब द मेजॉरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका गवर्नमेंट इन श्रीलंका। दोबारा बोलता हूं, डिस्क्राइब द मेजॉरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय सिनाला गवर्नमेंट इन श्रीलंका। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में तो आने ही आना है ना, ये तो आप बोल ही जाओ, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है स्कूल में। तो हमने क्या करा है, एक तो उसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था जी, ये आ गया, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ है, 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। फिर उसमें ये कहते हैं कि उन लोगों ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्यों चलाए थे, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। श्रीलंका में जो सिनाला थे वो सोचते थे कि हमारी मेजॉरिटी है, ठीक है, हम अपनी मर्जी करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटेरियन मेजर्स चलाए, मतलब अपनी मर्जी चलाई। क्या कुछ चलाया, वो क्वेश्चन है, विच मेजर्स दे हैव टेकन। अब आंसर मार्क करो जो आपको लिखवाया था, ये 3 मार्क्स का आंसर है, 3 पॉइंट्स मार्क कराऊंगा, ये वाला। फर्स्ट पॉइंट आ गया, 1956 में सिनालाज ने क्या क्या दिया कि जो सिनालीज है, जो उनकी जो लैंग्वेज है सिनाला लैंग्वेज, वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सिनाला विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग द तामिल, तामिल की लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, उनके फर्स्ट आ गया लैंग्वेज, यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रेफरेंस देगी। प्रेफरेंस किसको देगी, जो सिनाला लोग हैं वो सिनाला को प्रेफरेंस दे देंगे। उन्होंने क्या दिया, सिनाला एप्लीकेंट्स, सिनाला लोग हैं यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में किसको प्रेफरेंस मिलेगी,
सिनाला के लोगों को। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट किया, बनाया है। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड माने स्टेट दैट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कह रहा है कि दैट गवर्नमेंट, स्टेट माने गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, फोस्टर मतलब उसको फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग जो उनका रिलीजन था बुद्धिज्म, उसको फेवर करेंगे। 3 पॉइंट्स में एग्जामिनर क्या चेक करता है, बोर्ड में आएगा चाहे स्कूल में आएगा तो क्या चेक करेगा। नंबर 1 सिनाला ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। नंबर 2 प्रेफरेंस to Sinhala applicants, university jobs and government, university positions and government jobs. Number 3, they will foster, they will support which religion? Buddhism. The 3 points are language, jobs, religion. तो ये 3 points चेक करते हैं एग्जामिनर, 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब आ जाओ जी, तो ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है जी। अब सिनाला के साथ, सिनाला ने तामिल के साथ अच्छा नहीं किया है। अब फिर क्या है, सिनाला तो खुश तो नहीं होंगे, वो तो दुखी होंगे, गुस्से में आएंगे। तो फिर उनका रिएक्शन क्या था? तो पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सिनालास अगेंस्ट द मेजॉरिटेरियन मेजर्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस साल जो 15 मार्च 2023 को 10th का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि जो सिनालास के रिलेशंस हैं वो उनके साथ खराब कैसे हो गए तामिल के साथ। क्योंकि जो तामिल को लगा कि कोई भी सिनाला की गवर्नमेंट है वो हमारा ध्यान ही नहीं कर रही, ना हमारा लैंग्वेज का, हमारे रिलीजन का, किसी का ध्यान तो कर ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, सिनाला के और तामिल के रिलेशन खराब हो गए थे। तो हमने ये क्वेश्चन है कि रिलेशन खराब क्यों हुए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मार्क करवाता हूँ यहाँ से लेके और से लेके आप लोगों ने जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे ओवर टाइम तक, नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक मार्क कर लो, ये हमारा आंसर है। मैं आपको, ठीक है, तो अभी आपको मैं मार्क करवा रहा हूँ ओवर टाइम तक। तो अभी देख लो, आज जी शुरू हो रहा है कि उनके, आज यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया आप लोगों का कि उनका रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पे लिख लो रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या था, REACTION। जो गवर्नमेंट, सिनाला गवर्नमेंट ने जो भी जो ये मैयर्स किए हैं, तो इससे फीलिंग ऑफ एलिनेशन बने, अकेलेपन की, सेपरेट, हम लोग तो अलग ही हो जाते हैं। तो अलग होने की फीलिंग आ गई, किसके अंदर आ गई? श्रीलंका तामिल के अंदर फीलिंग आ गई। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट में क्या आ गया कि दे फेल्ट, उनको क्या लगा कि कोई भी पार्टी जो बुद्धिस्ट सिनाला की पार्टी है, ना पार्टी ना कोई लीडर उनकी डिमांड्स को लेकर सेंसिटिव ही नहीं है, कोई उनकी डिमांड्स का ध्यान नहीं रख रहा करके, ठीक, और ना ही उनकी जो डिमांड्स का ध्यान रख रहे हैं, ना ही उनके कल्चर का ध्यान रख रहे हैं, ना उनके लैंग्वेज का ध्यान रख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, दे फेल्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, उनकी सबकी सारी डिमांड्स को डिनाई करी जा रहे हैं, उनको कोई नहीं मार रहा, ना उनको राइट्स मिल रहे हैं, और क्या है वो उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके साथ जॉब्स में हो रही है, और उनको इग्नोर कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को। तो इससे क्या हो गया, तो उनके से उनके रिलेशन स्ट्रेन हो गए। स्ट्रेन मतलब रिलेशन खराब हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, लिख दो वाई, इसका और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि वाई जो रिलेशंस है जो तामिल के और सिनाला के वो खराब क्यों हो गए। तो यहाँ पे लिख दो वाई द रिलेशन बिटवीन सिनाला एंड तामिल, ठीक है, स्ट्रेन माने खराब, बैड, वो बैड क्यों हो गए करके। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी हमारा हो गया जी। अब उसके बाद जब सिनाला के साथ, जब सिनाला है तामिल के साथ बैड बिहेव कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब फिर क्या है कि इनको फिर वो तामिल से कुछ डिमांड करनी शुरू कर दी। अब तामिल से क्या डिमांड की, वही डिमांड्स करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिमांड्स ऑफ तामिल। अब तामिल की डिमांड क्या है, ये वही 4 डिमांड, हमको जॉब्स दो, हमारी लैंग्वेज को प्रेफर करो, हमारे रिलीजन को प्रेफर करो, जो डिमांड्स है वो उन्होंने मानी नहीं, वो कहते थे हमारी कंट्री अलग कर दो। तो ये उनकी डिमांड्स है। तो लेट्स सी डिमांड्स, ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। तो यहाँ पे लिख दो डिमांड्स, हेडिंग बना देता हूँ हम लोग, ठीक है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन अगर पेपर होता है व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ तामिल्स, यहाँ आता है
मेंशन 4 डिमांड्स ऑफ तमिल। 4 डिमांड कौन सी वाली आ गई? फर्स्ट आ गया, उन्होंने क्या दिया, नंबर 1 तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एक डिमांड आ गई। नंबर 2 रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, हमको हमारी फ्रीडम दे दो। थर्ड इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो। वो लेकिन क्या हो गया, तमिल की डिमांड से डिनाई कर दी, उन्होंने मानी नहीं किसी ने। फिर 1980s में उन्होंने क्या मांगा, फिर वो कहते हमें सेपरेट कंट्री दे दो, हमारी सेपरेट स्टेट, तमिल इलम। तो वन वर्क्स में आ सकता है कि इलम का मतलब क्या है, स्टेट। तो ये 4 डिमांड्स आ गई है, 3 ये होगी, चौथी डिमांड क्या आ गई, तमिल इलम की। तो 4 डिमांड्स ये हमने कर लिया। ओके, अब आ जाओ, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर रिलेशंस हो गए खराब तो ये आएगा, क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन तमिल एंड द सिनानस। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो बैड ही निकलेगा। क्या हुआ, जो डिस्ट्रस्ट फर्स्ट पॉइंट बनाते हैं बोर्ड में, आपने जब भी आंसर लिखना है वो पॉइंट्स में ही लिखना है, तो उसमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी एग्जामिनर होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि पैराग्राफ ना ही हो। तो जब डिस्ट्रस्ट हुआ है बिटवीन 2 कम्युनिटीज, उससे फिर क्या हो गया कि सिविल वॉर शुरू हो गई। ग्लोसरी में कीवर्ड है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, वॉर विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री, जब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो उससे रिजल्ट सिविल वॉर होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो किल्ड हो गए, ये सेकंड पॉइंट आ गया कि 1000 लोग मर गए हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड इफेक्ट क्या पड़ा इसका, रिजल्ट क्या लिखा? अच्छा, रिजल्ट भी आ सकता है, यहाँ लिखा आ सकता है इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हुआ था? थर्ड इफेक्ट हुआ था कि जो मैनी फैमिलीज दे फोर्स टू लीव देयर कंट्री, अपना देश छोड़ के जाना पड़ा उनको। फिर चौथा इफेक्ट क्या पड़ा कि श्रीलंका की इकोनॉमिक लाइफ अच्छी थी, वो कह रहा है एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। वो सिविल वॉर से क्या हो गया, बहुत टेरिबल, बहुत बैड धक्का लगा, और उनके कल्चर को, उनकी इकोनॉमिक लाइफ को, ये सारा रिजल्ट निकले। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये सारा कुछ खत्म कब हुआ, लड़ाई झगड़े खत्म कब हुए? 2009 में ये सारे झगड़े खत्म हुए। तो ये हमारी स्टोरी शुरू होगी, श्रीलंका की खत्म होगी। ये स्टोरी का कहीं ना कहीं मेंशन आपने हर चैप्टर में, अगले जितने चैप्टर लगेंगे उसमें इसका मेंशन कर ही जाना आपने, आएंगे अपने आप ही आएंगे। अच्छा, और अब दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है, सेकंड स्टोरी, वो स्टोरी है बेल्जियम की। अब क्या है कि जो बेल्जियम के लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया। उन्होंने इनकी तरह नहीं किया कि हम लोगों ने ऐसे लड़ाई झगड़े करने हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग मिलके रहेंगे। मिलके रहने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम अडॉप्ट किया। उस सिस्टम का नाम दिया उन्होंने बेल्जियन मॉडल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, गिव, यहाँ गिव लिख दो, गिव, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, गिव सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, ये आपको आ जाएगा कि व्हाट इज सिविल वॉर, ये इसके ये वाला हमने आंसर इसका लिखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ, गिव एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियम के लोगों ने सारा कुछ, वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं हुए, जैसे श्रीलंका में हुए ना, वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो बेल्जियम के लोगों ने क्या कुछ किया कि वहां पे लड़ाई झगड़े ना हो। अब देखते हैं एक मॉडल ऑफ इसको, और यहाँ फिर इसका क्वेश्चन आपको, आप पेपर में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, डिस्क्राइब अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये दोनों और क्वेश्चन है, अकोमोडेशन आ जाए चाहे एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, यही आएगा 5 मार्क्स में। अब उन्होंने, बेल्जियम के लोगों ने क्या कुछ किया देश में शांति रखने के लिए, उन लोगों ने बिटवीन 1970 एंड 93 दे हैव अमेंडेड, अमेंड मतलब चेंज, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। कितने टाइम चेंज किया? 4 टाइम्स। मैं पहले बोल चुका हूं कि जो सर्कल कर रहा हूं वो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियम हैव चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 70 एंड 93। तो ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स। तो इस तरह से आप लोगों ने
ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब देखते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने करना है तो 2 लाइंस ये वाली लिख दो आपने 4 टाइम्स, ठीक है, इतना 2 लाइंस लिख के फिर यहाँ पे आ जाओ। इसके पॉइंट्स बनाने हैं 1, ठीक है, ये आ गया 2, ये 3 और फिर अगले पेज पे है 4, वो बताता हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, 4 तरह की गवर्नमेंट बनाई है। फर्स्ट बनाई गवर्नमेंट, ये हमारी आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेडिंग बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे देश में है एक जो दिल्ली में है पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। दूसरी आ गई स्टेट गवर्नमेंट आ गई, हर स्टेट में गवर्नमेंट है। थर्ड क्या आ गया कि एक कैपिटल दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है। और फोर्थ आ गया हमारे कि वो हमारी कंट्री में नहीं है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। यहाँ पे 4 तरह की गवर्नमेंट हमने करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि हमने देखा है कि पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग थे। तो डच स्पीकिंग लोगों ने दिल बड़ा किया और उन्होंने कहा फ्रेंच चाहे कम है, कितने हैं 40%, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे 50-50। तो अब क्या हो गया, फ्रेंच खुश हो गए कि यार हम तो कम है लेकिन हमको उन्होंने इक्वल स्टेटस दे दिया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखना हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया उन्होंने कह दिया द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब भी कोई लॉ बनाना है, स्पेशल लॉ बनाना है, तो मेजॉरिटी मेंबर्स दोनों की, डच की और फ्रेंच की, दोनों की परमिशन चाहिए तभी जाके बनेंगे, सपोर्ट चाहिए तभी बनेंगे। नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी अकेला कैन मेक डिसीजन अलोन, यूनिलेटरली मतलब अकेले, कोई भी अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, बराबर मिलकर डिसीजन लेंगे। तो ये फर्स्ट उन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया। सेकंड करो स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने क्या दिया कि जो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट मतलब लेस, छोटी, लोअर। उन्होंने क्या दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई छोटी नहीं होगी, सब इक्वल होंगी। ये सेकंड कर दिया। थर्ड, यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे कैपिटल। अगर हेडिंग बना के ऐसे लिखोगे तो 2 फायदे हैं, एक तो लर्निंग इजी हो जाएगी और दूसरा है कि बोर्ड में जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस होएगा कि यार बच्चों को पता है, वो अपने हेडिंग बना के दे रहा है, बुक में नहीं दिए अपने हेडिंग बना के दे रहा है, तो अपनी बुक में पेंसिल से या पेन से आप ऐसे हेडिंग बनाते जाओ, ठीक है। अब ब्रसल्स हैव ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसल्स क्या थी, कैपिटल थी। तो कैपिटल में अब क्या हो गया कि फ्रेंच वालों ने अब उन्होंने बड़ा दिल किया। उन्होंने कैसे दिल बड़ा किया कि उन्होंने क्या दिया, ठीक है, ब्रसल्स में हम लोग जमा है कितने, वो 80% है, और डच स्पीकिंग कितने वो 20% है। उन्होंने क्या दिया कि ठीक है, चाहे फ्रेंच हम लोग जाना है 80%, लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी कैपिटल में उसमें 50-50 होंगे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो 50-50 होंगे। अब आप कहोगे जर्मन स्पीकिंग का क्या है, 1% है, तो हमारे बुक में जर्मन स्पीकिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि वो कितने परसेंट है, 1%। उसके अलावा पूरे चैप्टर में जर्मन स्पीकिंग कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ। तो नहीं किया छोड़ पर हमने भी क्या करना, बस हम तो इतना लर्न करेंगे कि कितने परसेंट लोग हैं जर्मन, 1%, बस, और हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो हमने बस 2 ही लर्न करने हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, जब वो फ्रेंच ने क्या दिया कि 50-50 होएगा, तो अब हो गए कौन खुश होएगा, नेचुरली जो डच है वही खुश होंगे। क्यों, क्योंकि वो तो कम है लेकिन उनको, वो कम है लेकिन उनको तो फिर भी बराबरी इक्वल मिल गया। अब ये देखो कि उन्होंने फ्रेंच ने इतना बड़ा दिल क्यों किया, क्यों सैक्रिफाइस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डच ने ऑलरेडी पहले सैक्रिफाइस कर दिया है। कितना किया, 50-50 यहाँ था, अब कह दी यहाँ 50-50। तो मतलब जब सारे लोग खुश हो गए तो क्या वहां पे अकोमोडेशन होगी, बेल्जियम में पीसफुल शांति हो गई। लास्ट पॉइंट रह गया है, वो हमारी आ गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा सुनो, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो उसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाता है, एग्जामिनर बीच में डाल देते हैं, स्कूल में वैसे डालते हैं।
बोर्ड में तो कम आता है, स्कूल में ज्यादा आता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप लोग लिखो, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हेडिंग आएगा हमारा, ये लिखा ही हुआ है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग नंबर 4। उन्होंने क्या दिया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक गवर्नमेंट और होगी, वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। वो क्या होती है, इसमें कौन होंगे, पीपल बिलोंगिंग टू, जो डच कम्युनिटी के, फ्रेंच कम्युनिटी के, जर्मन स्पीकिंग के, सबके अपने अपने कम्युनिटी के लोग होंगे, जहां मर्जी रहते हो। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी जो ध्यान रखेगी किसका, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, इन रिलेटेड इश्यूज, इनका वो ध्यान रखेगी। अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आए, आपने बस ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक बेल्जियन मॉडल खत्म हो गया, ये उसके एलिमेंट है। बीच में आप हो सके तो 2 लाइन्स और ऐड कर देना, या अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेल्जियन मॉडल। इंपॉर्टेंस मतलब उसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आप हेडिंग बना लो, ठीक है, हम लोग बनवाते हैं हेडिंग इंपॉर्टेंस। क्या फायदा हुआ, पहला फायदा ये हुआ कि दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। सिविक स्ट्राइफ मतलब झगड़े नहीं हुए बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज। दूसरा अब क्या हो गया कि जब यहाँ पे एक है यूरोपीय, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पिक्चर किसकी है, किसका बताओ। हमने कहना है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ पे है, ब्रसेल्स में। एक पूरे यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो जब उसका हेडक्वार्टर चूज करना था तो सबने कहा कहाँ बनाए, तो सारे कहते बेल्जियम बनाओ। अगर क्यों बनाओ, वो कह रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे बेल्जियम में पीसफुल है, सारे लोग अच्छे लोग हैं, वो मिलके रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाओ। तो जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ बना है, वो ब्रुसेल्स में बना है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक। और ये एक बेनिफिट आ गया कि इंपॉर्टेंस में आपने लिखना कि एक झगड़े नहीं हुए 2 कम्युनिटीज में। दूसरा क्या हो गया कि डिवीजन नहीं कंट्री की हुई लिंग्विस्टिक लाइन के ऊपर। अगर झगड़े होते तो कंट्री में डिवाइड हो जाना था डच और फ्रेंच में, लेकिन यहाँ पे मिलके लोग रह गए तो झगड़े हुए ही नहीं करके। तीसरा यहाँ पे हेडक्वार्टर बन गया, रेपुटेशन अच्छी होगी, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है बेल्जियम मॉडल की, ये फायदा है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्टोरियां खत्म हो गई है, बेल्जियम वाली भी और श्रीलंका की भी। दोनों स्टोरियों में से आप लोगों को क्या कि इसका बेनिफिट है कि पूरी बुक में इसके ऊपर इसके रेफरेंस आई जाना है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होएगा, वो भी देखना, इसी से स्टार्ट होएगा। अच्छा जी, अब आ जाओ कि इन दोनों स्टोरियों से हमने सीखा क्या है, कुछ सीखा भी कि नहीं। लेट्स सी, सीखा ये है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ करके, क्या लिखा है कि व्हाट डू यू, ये क्वेश्चन बना हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम बोथ द स्टोरीज ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। अब हाँ जी बच्चा पार्टी ध्यान से सुन लो, जो क्वेश्चन आपको मार्क करवा रहा हूँ ये मैं अपने दिमाग से कोई मार्क नहीं करवा रहा, ये सारे क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर, जितने भी क्वेश्चन जो आम स्कूलों में आए हैं, 30-40 स्कूल, जितने भी स्कूलों में पेपर आ गए, सबकी स्टडी किए हैं, वो स्कूलों में पेपर आए हैं या बोर्ड के पुराने क्वेश्चन हैं, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को मार्क करवा रहा हूँ। तो आप ये मार्क कर लो तो 99% है, कोई भी क्वेश्चन 100% लेके चलो कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी स्कूल में अगर आपके पेपर हो भी चुके हैं तो आप ला के देख लेना कि जो क्वेश्चन हम यहाँ मार्क कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पेपर में आए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से मार्क करो और बुक साथ में आपने रखनी है, बुक और पेन आपने अपने पास रखना है साथ में जब भी आपने ये वीडियो देखनी है। अब आज क्या सीखा आप लोगों ने, बेल्जियम से हमने ये सीखा, यहाँ फिर इसका ना ट्विस्टिंग क्वेश्चन करके एक और आ जाता है, वो ये आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका ने जो अपना जो पावर शेयरिंग वाला क्वेश्चन है ये कैसे डील किया। श्रीलंका ने पावर कोई शेयर नहीं की आपस में, ठीक है, और बेल्जियम के लोगों ने पावर शेयर की। अब उसका हुआ क्या, बेल्जियम के लीडर ने रियलाइज कर लिया, क्या किया कि कंट्री में यूनिटी तभी रहेगी कि अगर हम एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करेंगे। ये तो हमने सीखा म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट कर दिया पावर शेयरिंग का। ये बेल्जियम ने कैसे डील किया,
ठीक है। अब श्रीलंका ने कैसे डील किया, श्रीलंका से हमने क्या सीखा, श्रीलंका ने अपोजिट पिक्चर ही है। ये शो होगा कि अगर इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो ज्यादा लोग हैं अपनी डोमिनेंस करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं माइनॉरिटी के ऊपर और रिफ्यूज टू शेयर पावर, उससे फिर क्या आएगा, इट विल बी ए डेंजर फॉर द, थ्रेट हो गया, खतरा हो गया फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो देश की यूनिटी को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि पावर शेयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने सीख लिया है। अगला क्वेश्चन ही हमारा मैसेज आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये लिखा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ये क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट है। एक इसका हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, ये लिखा है प्रूडेंशियल, इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, वो लर्न करना है। हेडिंग बनाओ आप लोग, प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप बनाओगे हेडिंग मॉरल रीजन, मॉडर्न रीजन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो फिर आप लोगों ने दोनों रीजन देने हैं, पोटेंशियल भी और मॉरल भी। और अकेला भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, चाहे 5 मार्क्स में चाहे 3 मार्क्स में, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल रीजन, राइट एंड नॉट पोटेंशियल रीजन, और यहाँ फिर गिव मॉरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। अकेला भी आ सकता है, इकट्ठा भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट नाउ, थोड़ा ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट है, ठीक है। अब आ गया पोटेंशियल रीजन। वो कह रहा है कि पावर शेयरिंग होनी जरूरी क्यों है, वो कह रहा है पावर शेयरिंग होनी बहुत जरूरी है। क्यों? नंबर 1, पावर शेयरिंग इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़े नहीं होंगे, क्यों? अगर झगड़े होंगे तो फिर वायलेंस होएगी, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, पूरा देश हिल जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होएगी। सो पावर शेयरिंग इज ए वेरी गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। देश में शांति एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे जरूरी है पावर शेयरिंग। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ गया, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। जब मेजॉरिटी जो लोग थे, सेनाला थे, वो अपनी मर्जी, विल मैंने मर्जी, जब अपनी मर्जी चला रहे हैं किसके ऊपर, इम्पोजिंग विल ऑफ मेजॉरिटी ओवर मिनॉरिटी में लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो थोड़ी देर के लिए क्या है, ये ऑप्शन अट्रैक्टिव है, देखने में लगता है कि हमें अपनी मर्जी, हमारी मर्जी चल रही है, पर लॉन्ग रन में नुकसान क्या आएगा, इन लॉन्ग रन इट इज अ डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट, यहां तक मार्क कर लो। थर्ड आ गया कि टारनी मतलब क्रूएल्टी, जुल्म। टारनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। किसके ऊपर कर रहे हैं? मिनॉरिटी, जो कम गिनती के लोग हैं उनके ऊपर मेजॉरिटी वाले अगर जुल्म कर रहे हैं, तो इससे फिर क्या आएगा, इसके खाली इससे जो मिनॉरिटी का नुकसान तो होगा ही होगा, और साथ में मेजॉरिटी का नुकसान भी होगा। मतलब अगर श्रीलंका में तमिल जो श्रीलंका में जो सिनाला मेजॉरिटी में थे, ठीक, अगर वो टारनी ऑफ द सिनालास इज नॉट हार्मफुल, ऑपरेशन मैंने हार्मफुल, इज नॉट हार्मफुल, वो खाली तमिल के लिए हार्मफुल नहीं है, इट विल रूइन द मेजॉरिटी एज वेल। सिनाला भी रूइन कर देंगे। मतलब अगर सिनाला तमिल को, अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि लड़ाई जो दोनों में हो रही है, तमिल और सिनाला में, ठीक है, तमिल ज्यादा है, तमिल कम है, सिनाला ज्यादा है, तो अगर सिनाला अगर तमिल 10 तमिल मर रहे हैं तो 2-3 तमिल सिनाला भी तो मरेंगे, तो दोनों का नुकसान होगा। तो इसलिए पोटेंशियल रीजन। अब एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है।
पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। कोई चीज को हम अगर फायदा और नुकसान देख के प्रॉफिट लॉस देख के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो कौन सा डिसीजन होएगा? पोटेंशियल डिसीजन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यार पावर शेयरिंग करने का फायदा है कि नुकसान है, ये क्या है? पोटेंशियल रीजन है। फिर हमने देखा कि नहीं, पावर शेयरिंग करने का फायदा ही है, नुकसान नहीं है, तो इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा रीजन आ गया? पोटेंशियल रीजन। अब आ गया मॉरल रीजन। एक सेकंड डीपर रीजन, पेपर में ये भी आ सकता है, डिस्क्राइब द सेकंड डीपर रीजन फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, सेकंड डीपर रीजन क्या आ गया? इसके पॉइंट बनाते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट आ गया कि यार डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती ही होती है, तो उसकी ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। नंबर 2 यहाँ पे मार्क करो कि डेमोक्रेटिक रूल वो होता है कि जहां पे पावर शेयर होती है, किसके बीच में आ गया? जिनके ऊपर असर होता है, जिन्होंने अफेक्ट रहना होता है। और कोई भी डिसीजन लिया है, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो अगर पावर शेयरिंग मतलब लोगों के व्यूज भी बीच में आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उनके साथ रहना है जो भी डिसीजन होएगा। थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग हैव द राइट टू बी, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, कि लोगों से पूछना है कि उनके ऊपर रूल कैसे करना है, कौन से रूल चलाने कौन से नहीं चलाने हैं। फोर्थ पॉइंट, लेजिटिमेट मतलब लीगल, एक जो अच्छी गवर्नमेंट, जो लीगल गवर्नमेंट वही होगी कि जहां पे सिटीजन को भी चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, सिस्टम में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट मिलेगा। तो 4 पॉइंट आ गए ये पावर शेयरिंग के। अब इसमें 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमें लिख देना है कि पावर शेयरिंग, ठीक है, जो पावर शेयरिंग है तो वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग है, लास्ट वाले पैराग्राफ में आप लोगों ने कहना कि पोटेंशियल रीजन क्या कह रहा है? इट स्ट्रेसेस पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। ये वाला आपने रीजन इसमें ऐड कर देना है, दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। और जो मॉरल रीजन है, सॉरी, ये वाला पॉइंट है पोटेंशियल रीजन वाला, आपने इसमें ऐड करना है। पोटेंशियल रीजन वाला आपने पॉइंट इसमें ऐड करना। दोबारा मैं बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब ये वाला आ गया पॉइंट कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, ये पॉइंट आपने इसमें ऐड करना है पोटेंशियल रीजन में। और जो मॉरल रीजन है वो हमारा ऊपर वाला है कि वेरी एक्टिव पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, ये आपने इसमें ऐड करना है, मॉरल रीजन में ऐड करना है। तो ये अच्छा, अब बोर्ड में भी ये आ सकता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, ये कौन से वाला रीजन है? 4 ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को, तो उसमें से एक बताना है कौन सा रीजन है, पोटेंशियल रीजन। तो ये हमारा हो गया कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और 4 क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है, और चारों में से पेपर में एक आता होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मार्क करवाता हूँ हम लोगों को। एक तो यहाँ से लेके ये वाला, ये सारा ये वाला पार्ट और ये जहाँ तक क्वेश्चन है, लेकिन कभी भी मैंने 25 ईयर्स हो गए, बोर्ड में कभी आया तो है नहीं, पर हम रीड जरूर करेंगे, मैं समझा जरूर दूंगा कि इसमें है क्या, ठीक है। लेकिन मोस्टली पेपर में ये जो लिखा ना 1 2 और ये 3, ये 3 और ये 4 है, तो ये चारों में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। 1 क्वेश्चन पेपर में आने ही आ रहा है, चारों मिला के भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर चारों आते भी हैं तो हमने सबकी 4 3 लाइन्स लिख देनी है करके, तो चारों लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन बताता हूँ, पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चारों अच्छे से डिटेल में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से चारों को करना आप लोग। वो समझा देता हूँ कि उसमें है क्या। अब आ जाओ, वो जो चारों हैं उनका क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये है ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये 4 है हमारे जो दिया ना, 1 2 3 4, ये चारों, वो चारों इसके आंसर है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और इससे पहले हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, वो तो आंसर यहाँ पे हमारा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला यहाँ पे ये हम करेंगे। पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ लिखो आप लोग हाउ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पोलिटिकल पावर। इसका आंसर यहां तक इसका आंसर है। ठीक है जी, यहां तक इसका आंसर है। आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा सूर्य सुनना है क्या? पुराने जमाने में क्या था कि पूरे यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में पहले मोनार्कीज थी। मतलब मोनार्की मतलब रूल ऑफ द किंग, जो किंग का रूल था। अब किंग का रूल में था कि उन्होंने दिमाग में ये लिख देते थे अनडिवाइडेड पावर। अनडिवाइडेड पावर मतलब कि जो सारी पावर अगर एक बंदे के हाथ में रहेगी तो फटाफट की पूरी डिसीजन होंगे और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। इसलिए इस आइडिया के साथ ये चलता था कि मोनार्की रूल चलता था। उसके बाद नया सिस्टम आ गया। क्या आ गया हमारा? वो आ गया डेमोक्रेटिक रूल आ गया। जो डेमोक्रेसी का ये था कि जो सारी पावरें वो पावरें एक बंदे के हाथ में नहीं होंगी। पावर्स विल बी डिवाइडेड अमंग द पीपल। सभी लोगों के हाथ में पावर्स होंगी। तो ये जो है डेमोक्रेटिक रूल का है कि लोग ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होंगे, सारी पावर लोगों के हाथ में आएगी। तो ये जो आइडिया है किसके खिलाफ आया है? ये आइडिया आया है जो पुराना आइडिया था कि मोनार्की रूल के खिलाफ। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि वो आइडिया कैसे मर्ज हुआ। अब आ जाओ। फॉर ए लॉन्ग टाइम ये सोचते थे हम लोग, क्या सोचते थे कि जो पावर गवर्नमेंट की पावर है वो इट शुड बी इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए। इट वॉज फेल्ट, ऐसा क्या सोचते थे कि अगर पावर को हम डिस्पर्स स्प्रेड कर देंगे तो फिर क्या आएगा? इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस। फास्ट डिसीजन लेने मुश्किल होंगे, इसलिए सारी पावर एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए करके। पर ये जो आइडिया है, नोशन मैंने आइडिया, पर ये जो आइडिया है ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? विद द कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आने से ये सारा आइडिया चेंज हो गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है कि जो पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो सारी पावर होती है किसके हाथ में होती है? इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। पीपल रूल देमसेल्व्स। लोग खुद ही अपने आप रूल करते हैं। कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। Everyone has the voice in shaping the public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power जो सारी किसके हाथ में चाहिए? As many citizens as possible. कि जो सारी पावर है वो कुछ सभी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, एक बंदे के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडिया कौन सा है? पावर शेयरिंग का आइडिया। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला आ गया जो है, ये 4 पार्ट्स है। क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वो तो चारों के लिए इकट्ठा क्वेश्चन है। अब लेकिन चारों के लिए सेपरेट क्वेश्चन दिया है, वो हमने करना है। और जो सेपरेट क्वेश्चन है इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ, फर्स्ट आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसका क्वेश्चन सुन लो क्या क्या है। पहला तो एक फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है। मतलब लगा लो कि बोर्ड में हर साल उसकी फॉर्म चेंज होकर आ जाती है। ये चारों में से एक पेपर में आना है। कैसे आना है? चाहे स्कूल लेवल पे, स्कूल में तो 100% आएगा। कैसे? और आपके जो पेपर हो भी चुके हैं तभी आप देखना आगे अभी हाफ ईयरली होने हैं या प्री बोर्ड होने हैं, तो उनमें से आएंगे। क्वेश्चन आ गया, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन ये वाला आ गया। यहाँ इसकी फॉर्म चेंज करके बोल देंगे डिस्क्राइब, वहां कर लो बुक में आप सारे बच्चे, ठीक है। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन आ गया। और कभी क्वेश्चन आता है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो किसी स्कूल में हॉरिजॉन्टल पूछ लेंगे, किसी स्कूल में चेक्स बैलेंस पूछ लेंगे, किसी स्कूल में ये पूछ लेंगे।
तो बच्चों को मोस्टली एक पता होता है, जब अगर ये पता है, अगर पेपर में ये आ गया या ये आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए तीनों बता रहा हूँ कि बोर्ड में जो सा मर्जी आ जाए, स्कूल में जैसे मर्जी आ जाए, आप लोगों ने यही आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है, आंसर एक ही है सेम। समझ लो है क्या। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही होता है, ठीक। वो ये कह रहा है कि जो पावर है वो पावर डिवाइड की हुई है। किससे पावर डिवाइड की हुई है? पावर डिवाइड की हुई है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन से वाले आगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं। अब जो जितनी भी पावर है गवर्नमेंट की वो तीनों ऑर्गन्स में डिवाइड करके रखी हुई है। हर ऑर्गन, एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है कि जो पावर है कोई ज्यादा यूज नहीं कर रहा है। अगर कोई पावर ऑर्गन, अगर कोई एक एग्जीक्यूटिव है अपनी पावर गलत यूज करता है तो जुडिशरी उसको रोक देगी। तो ईच ऑर्गन चेक द अदर्स to maintain a balance. So this is called system of checks and balances. ये तो मैंने मोटा से समझाया है, अभी लाइन टू लाइन समझाता हूँ है क्या। वो ये कह रहा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन से ऑर्गन्स में पावर शेयर होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर वो कह रहा है कि इसको काट के लिख दो कि दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पे है, 1 2 3 सेम लेवल पे है, तो सेम पावर यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड, ऐसे जो पावर डिवाइड की हुई है, सच सेपरेशन इंश्योर्स क्या कि नन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, किसी की भी अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। सेकंड, थर्ड, ईच ऑर्गन विल चेक द अदर्स, हर ऑर्गन दूसरे को चेक करेगा। लेजिस्लेचर इसको, वो इसको, सबको चेक करेगा, ठीक है। और क्या आएगा? एंड दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर। इससे क्या पावर मेंटेन, एक बैलेंस मेंटेन करके रखें, तीनों ऑर्गन में एक बैलेंस होगा। तो ये तीनों पॉइंट है, तो ये 3 मार्क्स हमारे हो गए। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपने 2 एग्जांपल्स देनी है। यहां पे लिखोगे एग्जांपल 1। तो इसमें एग्जांपल 1 में हमने ये कहना है कि इन डेमोक्रेसी मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, वो पावर यूज करते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो अपनी पावर यूज करते हैं, लेकिन दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, जो वो आंसरेबल है। ये सिमिलरली पे लिखो एग्जांपल 2। तो ये हमारा पॉइंट 4 हो गया, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। सेकंड एग्जांपल में जजेस, वो कह रहा है कि 9th में भी हमने पढ़ा कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर। जजेस को प्रेसिडेंट चूज करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, चूज नहीं करता, अपॉइंट करता है। ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट ने उनको बना दिया, लेकिन जजेस अगर देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने कोई काम ठीक नहीं किया या किसी मिनिस्टर ने कोई काम नहीं ठीक किया, तो जजेस दे कैन चेक द फंक्शनिंग, तो उनकी फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर गलत काम कोई हो रहा है तो। फिर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये 5 पॉइंट्स है, आपने ऐसे लर्न करना है। ये मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तो आपके 100 ऑफ 100 आएंगे। और मोटा सा ऐसे हेल्प बुक से देख के थोड़े से क्वेश्चन कर ले, वो कर ले, पास ही मार्क्स ही आएंगे। डिटेल में आपको एनसीईआरटी है, बोर्ड ने सिर्फ एनसीईआरटी लगाई है और इसमें से ही क्वेश्चन डालने हैं। और जब चेकिंग होती है तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आया है आपको पेपर में, ठीक है, तो जब इसका आंसर की आएगी बोर्ड में, तो वो बोर्ड में ये दिखेंगे कि इसका जो आंसर है, आपने जो भी इसका पेज है, जैसे पेज नंबर 8 पेज है, तो वो बोलेंगे कि इसका आंसर पेज नंबर 8 पे है, वहां लिखा है, वो चेक करो, ये पॉइंट्स ऐसे 5 पाएंगे, तो इसको ऐसे चेक करो। तो एग्जामिनर ऐसे ही चेक करते हैं, तो इसलिए ऐसे लर्न करना पड़ेगा। ये तरीका है 100 आउट ऑफ 100 लेने का। अब आ जाओ आगे। सेकंड जो है, सेकंड फॉर्म है, उसको बोलते हैं, इसका क्वेश्चन सबके आगे हाउ ही लिखना बस खाली, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
इसका आंसर यहाँ से लेके जो थर्ड नेक्स्ट पेज पे थर्ड पॉइंट लिखा है वहां तक आएगा। तो समझा देता हूँ। तो इसके 3 क्वेश्चन हैं। एक तो पहले क्वेश्चन मार्क करवा दूं फिर भूल जाना है। एक तो क्वेश्चन आ गया हाउ वाला आ गया, ठीक। फिर उसके बाद एक आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, इसके 2 क्वेश्चन और भी हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक आया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग, एक है फेडरल पावर शेयरिंग। यहाँ पे आ गया आप लोग का फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक आपने ये कह देना करके, और एक आ गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। को भी बोल देंगे एक्सप्लेन, इसको भी एक्सप्लेन, और पहले वाला आ गया लेवल्स वाला। तो फिर आपने 3 क्वेश्चन हो गए, डिस्क्राइब द वर्टिकल पावर शेयरिंग, यहाँ जगह फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक। यहाँ पे आगे खत्म हो गया, ठीक। और आंसर्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मार्किंग हमारी खत्म हो गई है, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन समझाने लगा हूँ, समझ लो। अच्छा, उसमें क्या है, वो कह रहा है कि इंडिया में या मेजॉरिटी कंट्रीज में क्या है कि 2 तरह के लेवल है। एक पूरी कंट्री के लिए लेवल है, एक गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और एक कंट्री एक हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। हर प्रोविंस में उसको जो प्रोविंस में गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट। अब जो इंडिया है, अब इंडिया में जो फर्स्ट लेवल है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट, उसके इट हैज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल स्टेट वाला सिस्टम है मेजॉरिटी कंट्रीज में ये वाला ही है, बट देयर आर फ्यू कंट्रीज, ठीक है। अब जहाँ पे क्या है कि ये 2 लेवल का नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही लेवल है, ठीक है। वहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका में एक ही लेवल है, कहाँ पे वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, स्टेट है ही नहीं करके। और कुछ कंट्री में 2 लेवल है, कुछ कंट्री में 3 लेवल है। इंडिया में तो 3 लेवल नहीं है, कुछ कंट्री में 1 लेवल है। और द कंट्रीज वेयर देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, on those countries the power between central state government it is clearly defined in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंटर की पावर कौन सी वाली है और स्टेट की पावर कौन सी वाली है। तो ये जो डिवीजन है, सेंट्रल स्टेट की डिवीजन है, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब कई जगह जैसे इंडिया में है जो स्टेट लेवल से सेंटर स्टेट, जैसे सेंटर स्टेट, और उसके बाद थर्ड लेवल हो गया म्युनिसिपल लेवल, उस लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई हुई है, ठीक है। तो जो डिवीजन है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू म्युनिसिपैलिटी level, the village level, so this division is known as vertical division of power sharing। तो ये है, अब बुक से पढ़ लेते हैं कि क्या है। बुक में वो कह रहा है कि पावर, हमने यहाँ लिखा था हाउ, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं, एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट होती है रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। जो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री होती है उसको बोलते हैं हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इंडिया में हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में। ये थर्ड पॉइंट आ गया। और जो गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल गवर्नमेंट लेवल पे होती है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडिया में हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं करके, पर जो बट इन दोज कंट्रीज लाइक जो हमारी तरह कंट्रियां हैं जहाँ पे देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट लेवल है सेंटर और स्टेट, उनकी कौन कौन सी पावर है। ये बेल्जियम ने तो कर लिया था, पर श्रीलंका ने ऐसा किया ही नहीं। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। वो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में
क्लियरली लिखा है सेंटर की पावर कौन सी वाली है, स्टेट की पावर कौन सी वाली है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सेम प्रिंसिपल, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कैन बी एक्सटेंडेड लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। दिस लिख दो, दिस, इसको काट दो, दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये हमारा आंसर हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, चार क्वेश्चन बताए मैंने, 4 फॉर्म से 2 हमारी हो गई है, 2 रह गई है। इन चारों में से हम स्कूल लेवल पे तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बिना जैसे नहीं एग्जाम हो गया आप तो आपने देखा होगा कि पेपर में क्वेश्चन आ ही आया, ये कभी होने हैं हाफ एयरली होने हैं, चैप्टर आना है तो 100% एक वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल और एक ये वाले फॉर्म से पावर शेयरिंग, ये तो आना ही आना है। तो फर्स्ट वाले पेजेस है उसमें एथनिक कंपोजिशन वगैरह वो 1 मार्क्स से ज्यादा आते हैं, और 3 मार्क्स में जो मेजॉरिटी में वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है ज्यादा। साथ में क्या है कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को जो टॉप 5 या 10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जितने भी चैप्टर हम आगे करेंगे सबके लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट आपको वो लिस्ट भी बना के दे दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, ठीक है। और ये बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, बस मेरी आपसे एक ही है कि प्लीज मेहनत लग रही है, बस मेरे को इतना ही रिवार्ड है, आप इतने ही आई जस्ट वांट इस वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, आगे स्प्रेड कर दो। ओके, नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स में आ गया ये, यहां से लेके थर्ड पॉइंट से लेके ये ऊपर लिखा है डाइवर्सिटी, यहां तक पावर तक, यहां तक हमारा आंसर है। मार्क कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यही आएगा, यहां पे लिख दो हाउ, इसका एक ही क्वेश्चन है, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब वो कह रहे हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। अब जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ कि जो पावर शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप्स में कैसे हो रही है, क्योंकि बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयर हुई थी डच में, फ्रेंच में, है ना, तो उनमें जर्मन में भी हुई थी, तो पावर शेयरिंग हुई है। इंडिया में क्या है, इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वीकर सेक्शंस, ठीक है, सीट्स रिजर्व फॉर द वीमेन। तो ये क्या है, पावर शेयरिंग ही है, वन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कि उनको भी चांस मिल रहा है पावर में आने का। लेट्स सी, अब पढ़ते हैं सारा है क्या। पावर शेयरिंग इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस पावर शेयरिंग। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। सेकंड आ जाओ, इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल अरेंजमेंट किए हुए हैं कि वीकर सेक्शंस के वुमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व करने के लिए। कई कंट्रियों में क्या कर रहा है कि कई कंट्रियों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे पावर शेयर करनी है, कैसे। एग्जांपल, इसको काट दो, यहाँ लिख कर दो कि देयर लिखो, देयर इज सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारी पार्लियामेंट में कौन सा सिस्टम रखा हुआ है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ये जो सिस्टम करके रखा उन्होंने, ठीक है, कि जो सीट्स को रिजर्व करने का रखा है, ये क्यों करके रखा है उन्होंने कहा कि फॉर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। जितने भी डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको गवर्नमेंट में जगह देने के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो जो लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अगर उनके मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो क्या है, दे विल फील अलोन, सेपरेट फील करेंगे, अलोन, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव, जो कम गिनती के लोग हैं, मिनॉरिटी वाले हैं, उनको भी प्रॉपर शेयर मिले पावर में। जो कम है, किसी भी मामले में कम है, चाहे लैंग्वेज में है, चाहे रिलीजन में है, किसी मामले में कम है, तो उनको भी प्रॉपर शेयर मिले। तो इस तरह से ये सिस्टम बना के रखा है, पावर शेयर्ड अमंग पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट आ गया हमारा, ठीक है, इसका क्वेश्चन ये आ गया हमारा, एक ही क्वेश्चन बनता है कि हाउ पावर
sharing arrangement can be seen political parties and pressure groups and movements. ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हाउ लिख लो, ठीक। अब समझाता हूं पहले है कि यहां से लेके लास्ट तक इसका आंसर है। अब सुनो क्या है, आंसर हमारा मार्क होता है यहां से। अब सुनो कैसे, वो कह रहा है कि इंडिया में अब बहुत सारी, पूरी वर्ल्ड में क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो पावर क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक इलेक्शन का सिस्टम है, एक सिस्टम बना कर रखा है इलेक्शंस का। अब होता क्या है कि आफ्टर फिक्स पीरियड, किसी कंट्री में 6 साल है, किसी में 5 साल है, किसी में 4 साल है, आफ्टर फिक्स पीरियड इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में सारी पार्टी में कंपटीशन होता है, उसको कहते हैं कंटेंडर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो कंटेंडर्स ऑफ पावर मतलब पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब क्या आ गया, इलेक्शंस होते हैं, तो लोग अपने वोट डालते हैं, फिर कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो जो है पावर कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि जो सारी जो पावर है, पावर शुड नॉट रिमेन हैड in the hands of one party, it should keep on changing from one party to another party। तो इस तरह से क्या है, वो कह रहे हैं कि इन डेमोक्रेसी सिटीजन के पास फ्रीडम है कि हम लोगों ने जो कंटेंडर्स ऑफ पावर मतलब पॉलिटिकल पार्टी में से बंदे चूज करने हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब आजकल की जो डेमोक्रेसीज है उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, मतलब इलेक्शंस होते हैं पार्टी के बीच में। सच कंपटीशन जो इलेक्शंस, क्या इलेक्शन से क्या होता है कि पावर डज नॉट रिमेन हैंड इन वन पार्टी, इन लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज के बीच में पावर चेंज होती रहे। कभी कभी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि समटाइम्स जो शेयरिंग है वो डायरेक्ट होती है, जब दो पार्टियां मिलकर अपना ग्रुप बनाती हैं, अलायंस, उसका अलायंस, वो इलेक्शन लड़ती हैं। जब उनका अलायंस जीत जाता है तो वो क्या बनाती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो डिफरेंस सुन लो क्या है, अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट। जब इलेक्शन से पहले 2-3 पार्टियां मिलकर अपनी फ्रेंडशिप करके हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, उसको कहते हैं अलायंस। और जब उनका अलायंस जीत जाता है फिर वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये किसकी एग्जांपल है, डायरेक्ट पावर शेयरिंग की। तो ये अगर पेपर में आता है कि हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ तक खत्म हो गया है। और उसके बाद आता है कि इंटरेस्ट ग्रुप, यहाँ चाहे प्रेशर ग्रुप आ जाए चाहे इंटरेस्ट ग्रुप आ जाए, कि इंटरेस्ट ग्रुप्स में क्या है कि पावर इज शेयर्ड, यहाँ से शुरू होएगा। वो कह रहा है इन डेमोक्रेसी, अच्छा अभी ये समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि डिफरेंट तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। जैसे कि टीचर्स का अपना अलग ग्रुप आ गया, जो बैंक एम्प्लॉइज का अलग ग्रुप आ गया, फार्मर्स का आ गया, वर्कर्स का आ गया, इंडस्ट्रीज का आ गया, बिजनेसमैन का आ गया, ट्रेडर्स का आ गया, सबका अपना अपना ग्रुप है। वो ग्रुप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है कि हमारी बातें मानो, या फिर जब भी आपने डिसीजन लेना है उस कमेटीज में, उस डिसीजन में हमारा भी शेयर करो, हमारे लोग भी बैठे बीच में। तो इस तरह से वो लोग भी जब डिसीजन लेना होता है तो उनके भी बंदे, प्रेशर ग्रुप के बंदे यहाँ बीच में बैठते हैं, तो उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, they also share in the government। कैसे? थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमेटीज, या फिर इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर, जहां तो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की मीटिंग्स में, या फिर गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह से वो पावर शेयर करते हैं। विद दिस आज फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, और ये चैप्टर बेस है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, सारी वीडियो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। 2 तरह से मेरे चैप्टर जो वीडियोस आएंगी, एक तो आएगी लाइन टू लाइन वाली वीडियो, ठीक है। जब जैसे आपके पास पूरा टाइम है तो आप आराम से डिटेल में बुक सामने रख के पढ़ सकते हो। और जो दूसरी तरह की एक 1 शॉट वाली वीडियो वो डालूंगा कि जैसे चैप्टर का आपने पेपर से पहले थोड़ा व्यू लेना है, या चैप्टर के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है, एक
जिस चैप्टर में है क्या, तो वो भी एक 20-30 मिनट्स की वीडियो वो भी बनाऊंगा, वो भी आपको अपलोड हो जाएगी। तो उसमें खाली लाइन टू लाइन होएगा, बस चैप्टर की बस एक आइडिया होगा, आपको आइडिया है पूरे चैप्टर में है क्या। तो 20 मिनट की वीडियो चाहे वो देख लो आप एग्जाम से पहले या जब भी आपने समझना है। अगर लाइन टू पूरा टाइम है तो लाइन टू लाइन ऐसे कर लो। और इस वीडियो का फायदा क्या है कि इसमें आप क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हो। सारे जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मार्क किए हैं। थैंक यू।